और मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी जयप्रकाश शर्मा भी प्लीज मंच पर आ जाइएगा ताकि हम इस पैनल को आगे बढ़ा पाएं और तमाम सवालात जो हैं आगरा को लेकर वो यहाँ पर पूछ पाए कि कैसी कानून व्यवस्था आगरा में है, किस तरीके का आगे का रोड मैप है, क्या अभी तक किया जा रहा है, कितनी कानून व्यवस्था को लेकर काम हो पा रहा है। जयप्रकाश, ओवर टू यू। तो लगातार उत्तर प्रदेश की बात आगरा से है और देखिए हम जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जो जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है सुरक्षा की, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कभी बदनाम था कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन आज जो कानून व्यवस्था सुधरी है उसके लिए कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी फोर्स की दूसरे राज्यों में भी तारीफ होती है। और इस पर खास बात करने के लिए हमारे साथ दीपक कुमार जी हैं, पुलिस कमिश्नर हैं आगरा के, एक बड़ा शहर, बड़ी जिम्मेदारी और कमिश्नरी है। दीपक जी, एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि यहाँ तो लाखों पर्यटक आते हैं और खासकर विदेशी सैलानी भी आते हैं। आगरा की जो कानून व्यवस्था वो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? ये आगरा उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा महानगर है। लखनऊ और कानपुर के बाद जो सबसे बड़ी आबादी, जो अर्बन जो पॉपुलेशन है, वो आगरा महानगर की ही है। और आगरा शहर में का जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जैसे आपने बताया कि यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो फॉरेनर्स हैं, जो विदेशी सैलानी हैं, वो सबसे ज़्यादा आगरा में आते हैं। ICICI की जो रिपोर्ट है लोम्बार्ड की, उसमें आगरा में जो टोटल सैलानी करीब 75 लाख के करीब आते हैं बाहरी, और उसमें जो फॉरेनर्स हैं वो अराउंड 1 मिलियन के करीब आते हैं। तो निश्चित रूप से वो एक बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि हमारे जो भी बाहर के जो टूरिस्ट आते हैं वो एक तरह से अपने देश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और हम लोग, हमारे ऑनरेबल CM साहब हमेशा हम लोगों से कहते हैं कि पुलिस जो है उत्तर प्रदेश की, वो ब्रांड एम्बेसडर है। पुलिस उत्तर प्रदेश की छवि के बारे में, इमेज के बारे में जो आपने कहा अभी, इसका प्रचार प्रसार करती है। तो जो विदेशी जो आते हैं उनके साथ जिस तरह का हमारा व्यवहार रहता है, उसको लेकर के फिर वो एक अच्छी एक इमेज लेकर जाते हैं। और बराबर ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है जिस दिन की फॉरेन डिग्निटरीज और गेस्ट यहाँ नहीं आते हैं, और उनको सुरक्षा देना और उनको एक अच्छे इन्वायरमेंट में एक अच्छा माहौल महसूस कराना, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। और ये एक निश्चित रूप से एक चैलेंज है जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस और आगरा पुलिस कमिश्नरेट काफ़ी सफल है। बिल्कुल सर, स्मार्ट पुलिसिंग की अगर बात की जाए, टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, तो इसको इनबिल्ट कैसे कर पा रहे हैं आप यहाँ पर? देखिए, अभी जो पूरे देश में जो ज़माना है वो स्मार्ट पुलिसिंग का है। स्मार्ट पुलिसिंग का अर्थ है कि जो भी नई टेक्निक आ रही है उसको हम कैसे पुलिसिंग के साथ जोड़ रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं पुलिसिंग की, तो हम अगले आज हम 2025 में हैं, तो हम ये तय कर रहे हैं कि 2050 की पुलिसिंग हम कैसे करें। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 2000 जब ईस्वी था, उससे पहले इस देश में कोई कानून ही नहीं था IT एक्ट का। तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि साइबर फ्रॉड भी हो सकते हैं। लेकिन जब कंप्यूटर आने लगे, मोबाइल आने लगा और इस तरह के फ्रॉड शुरू हुए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 में IT एक्ट बनाया। और आज के डेट में, आज 25 साल के बाद हम देखते हैं, तो हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रॉब्लम है, एक हम यदि क्राइम की प्रॉब्लम की बात करें, तो वो साइबर फ्रॉड का प्रॉब्लम है। और ये पूरा साइबर फ्रॉड का जो प्रॉब्लम है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी में पूरे वर्ल्ड में जो सबसे नई चीज़ आई है वो AI टेक्निक आई है। जो साइबर फ्रॉड हैं वो डीप फेक का यूज करते हैं और इस तरह की चीज़ों का यूज करते हैं। तो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस और हमारी आगरा जो कमिश्नरेट की पुलिस है, हम लोग अपने जो हमारे कैमरा हैं उनमें हम लोग AI टेक्निक का यूज़ करते हैं। जो हमारे HS हैं, यदि उससे गुजरेंगे उस रास्ते से जिन पर हम निगरानी रखते हैं, तो हमारी टीम को वो पता चल जाएगा, हमारी पुलिस जो उसको चेक कर रही है, उन्हें आइडिया आ जाएगा कि ये हमारा जो क्रिमिनल था वो फलाने जगह से अभी वो निकला है। हमारे जो ऐप हैं, उस ऐप के द्वारा हम लोग लगातार जो भी हमारे HS हैं, जो हमारे एक्टिव लिस्ट में जो क्रिमिनल हैं, उस पर हम लोग लगातार नज़र रखते हैं। और हमारा एक ऑपरेशन पहचान है उत्तर प्रदेश पुलिस में, जो हमारे DGP साहब ने बनाया। तो उस ऑपरेशन पहचान के तहत हम लोग ना सिर्फ अपराधियों की मॉनिटरिंग करते हैं, वरन जो अभी मैम बता रही थी, आप जो यंग लड़कियों के बारे में आप जानना चाह रही थी, तो उसमें हमारी जो पुलिस है वो जो जा रही है कॉलेज में चेक करने के लिए, स्कूल में जब जा रही है सुबह में चेक करने के लिए, और उसमें वो जाकर क्या क्या चेक कर रही है वो सारी चीज़ हमारे ऐप में आ जाएगा। यदि कोई हमारी सब इंस्पेक्टर यदि हम जानना चाहें कि पिछले 1 सप्ताह में हम कहाँ कहाँ गए, तो वो हमें झूठ नहीं बोल सकती कि हम
सर गए और हमने ये चेकिंग की, वो सारी चीज़ हमारे ऐप में है और वो सारे कुछ के बारे में वो हमको वो बताएगा, वो हमारा ऐप कि ये कहाँ पर गई थी। तो ये एक जो टेक्नोलॉजी है इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है, निगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो साइबर फ्रॉड है और इस तरह की चीज़ें इस टेक्नोलॉजी के कारण बढ़ती चली जा रही है। दीपक जी, आपको नहीं लगता कि साइबर ठगी पुलिस के लिए एक बड़ी चैलेंजिंग है? क्योंकि हर कदम पे वो हमसे एडवांस है। आप देखिए डिजिटल ठगी आ गई, अब डिजिटल अरेस्ट आप लोगों को कर लेते हैं, और अभी मैं तो कल ही शायद कल परसों ही कुछ यहाँ ठगों को पकड़ा है आगरा के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी। देखिए आगरा में जो हमारी जो कमिश्नरेट है और हमारी पुलिस आज के डेट में उत्तर प्रदेश में हमने सबसे बेहतर इसमें काम किया है। इस पूरे मामले में आगरा पुलिस ने, हमने जो इंटरनेशनल जो साइबर ठग थे हमने उसको अरेस्ट करके आगरा से उनको भेजा है। तो ये जो साइबर अरेस्ट की जो आपने बात कही, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और साइबर अरेस्टिंग में जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, खासकर जो रिटायर्ड लोग हैं, उनको ये लोग फंसाते हैं। और इनका जो एमओ है, मॉडस ऑपरेंडी है कि आपके शहर में यदि एक कॉल सेंटर के लिए या जॉब के लिए ये लोग आपको सबसे पहले एडवर्टीजमेंट देते हैं और उन लड़कों को कहते हैं कि हम विदेश में आपको नौकरी देंगे, और विदेश में नौकरी देने के नाम पर फिर ये उनको थाईलैंड में या साउथ ईस्ट एशिया किसी देश में ले जाते हैं। और इसका जो ट्राई जंक्शन है, कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड के पास का ट्राई जंक्शन है, वहाँ पर ये फिर इन लड़कों को ले जाते हैं और जो इनमें स्मार्ट लड़के होते हैं वहाँ से ये पूरी साइबर ठगी का ये पूरा काम करते हैं। ये साइबर ठगी ना सिर्फ हमारे देश के इकोनॉमी पर हमला है, वरन हमारे जो यंग जो लड़के हैं जिनको कि यहाँ काम करना चाहिए, काम के बहाने बाहर बुलाते हैं, उनको रोज़गार भी नहीं दे पाते हैं। ऐसे जो लोग इसमें शामिल हैं इस धंधे में, वो पूरे देश में व्यापक पैमाने फैले हुए हैं और हमारी आगरा पुलिस ने उन लोगों को भी अरेस्ट किया है। और अभी जो आपने अभी बात बताई, कल हम लोगों ने जिनको अरेस्ट किया वो लोग म्यूल अकाउंट खोलते थे। तो भोले भाले लोगों को, जो कोई ठेला वाला है या छोटा दुकानदार है, उसको ये लोग कहते हैं कि आप अपना पैन कार्ड दे दो, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दे दो, बैंक अकाउंट दे दो, और उसके बाद उनका अकाउंट ले करके किसी बैंक के साथ वो अपने को वो टाई अप करते हैं और हाई वैल्यू अमाउंट 75 लाख से 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते हैं और उसके बाद उनको उसके एवज में 2 से 3% देते हैं। इसके लालच में वो लोग आ जाते हैं। तो आपके माध्यम से, जी के माध्यम से मैं लोगों से अपील करूँगा कि कभी भी साइबर अरेस्टिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। कोई भी कभी भी पुलिस वाले के नाम पर, जज के नाम पर, ईडी के नाम पर, सीबीआई के नाम पर कभी भी आपको फ़ोन करे, आप तुरंत उसका फ़ोन काटिए और तत्काल आप पुलिस को बताइए या मेल करिए। MHA की साइट है, उस पर आप बताइए कि मेरे साथ ये घटना हो रही है और उस पर तत्काल पुलिस एक्शन लेगी। बिल्कुल। तो देखिए, लोगों को जरूर जागरूक रहने की जरूरत है। योगेंद्र उपाध्याय कैबिनेट मंत्री हमारे बीच आ गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे भी हम सवाल जवाब की बात करेंगे कि आगरा बढ़ा है विकास के मामले में या नहीं बढ़ा है और क्या कुछ योजना है। दीपक जी, जिस तरह हम चर्चा करें साइबर ठगी के मामले में, लेकिन आपने हमारे जरिए एक संदेश तो दिया, लेकिन आपने रिटायर्ड लोगों का मैं देख रहा हूँ, और उसमें रिटायर्ड में सबसे ज्यादा है जो सरकारी लोग हैं, वो इसकी कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। जो भी रिटायर्ड लोग हैं उनके साथ होता यह है कि उनके बच्चे बाहर रहते हैं। तो जो साइबर ठग होते हैं वो सबसे पहले जब उनको मैसेज देते हैं तो उनको मैसेज के नाम पर ये देते हैं कि आपका बच्चा मान लीजिए US में है और वो कहते हैं कि वो बीमार है या उसे एक्सीडेंट हो गया। तो जो आदमी घर में है, यदि उसकी मदर और फादर रिटायर्ड हैं, तो वो फिर घबरा जाते हैं और वो जब घबराते हैं तो फिर कहते हैं ठीक है भाई, आप बताइए आपको क्या ज़रूरत है। तो वो हॉस्पिटल में ले जाने के लिए मुझे इतने रुपये की ज़रूरत है। और जब उसके लिए वो पैन कार्ड और ये उस इमोशन में जब उसको देते हैं, तब तक वो सब कुछ बीत चुका होता है और फिर उस साइबर ठग के उसमें चक्कर में आ जाते हैं। तो सभी लोगों को ये सोचना है कि कोई भी इस तरह का फ़ोन आए, चाहे, और ये लोग फ़ोन इमोशन के आधार पर ही करते हैं, उनके एक्सटॉर्शन के लिए करते हैं, तो किसी फ़ोन को ना उठाना। और यदि आपने गलती से फ़ोन को उठा लिया तो आप, कोई भी पुलिस वाला, चाहे ईडी हो, चाहे जुडिशरी हो, कोई भी आदमी किसी तरह का इस तरह का कोई फ़ोन नहीं करता है। कभी भी किसी को पासवर्ड अपना नहीं दें। जी के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा। और पासवर्ड आप 15 दिन पर चेंज करते रहें, और पासवर्ड हमेशा उसमें अल्फ़ाबेट को भी लिखें, न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिखें, कोई एक चीज़ पासवर्ड में नहीं रखें, तो कोई भी आपको साइबर ठगी का शिकार नहीं बना सकता। तो थोड़ा ट्रिकी सर शायद खेल जाते हैं, वो इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो भी ओवर स्मार्ट बनते हैं और उस स्मार्टनेस में खेल हो जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन सर, अब सवाल मेरा ये है, क्योंकि कमिश्नरेट है, ट्रैफिक की दिक्कतें, व्यवस्थाएं जो हैं वो सर हैं, उससे इनकार शायद नहीं करेंगे आप भी यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये,
थानों की जब हम बात कर रहे हैं तो थानों में व्यवहार को लेकर अभी भी कई कंप्लेंट्स आती हैं पुलिस कर्मियों को, उसको लेकर कैसे वर्क कर पा रहे हैं सर? देखिए, ये दोनों ट्रैफिक जो है हमेशा किसी भी जब भी कोई भी शहर का जो डेवलपमेंट होगा तो ट्रैफिक एक बड़ा चैलेंज रहेगा। ट्रैफिक एक सिर्फ पुलिस का इशू नहीं है, पुलिस एक इन्फोर्समेंट एजेंसी है। ट्रैफिक का सबसे जो मेजर इशू है वो है रोड इंजीनियरिंग का। सेकंड जो इशू है ट्रैफिक का जो सेंस है उसके लिए एजुकेशन है, और थर्ड उसके बाद इन्फोर्समेंट है। तो हम तीसरी एजेंसी हैं, लेकिन चूंकि हम एक प्रभावी एजेंसी हैं इसीलिए लोग हमसे से ये उम्मीद करते हैं। आज के समय में जो सबसे बड़ी जो आपने जो मुद्दा उठाया वो सबसे ज़्यादा इस पर लोगों को चिंतन करना चाहिए कि ट्रैफिक का जो कानून है उसको किसने बनाया। सर बैठे हुए मिनिस्टर सर, इन लोगों ने ट्रैफिक के कानून को हमारी पार्लियामेंट ने पास किया। हमने अपने एमपी को वोट कर देकर वहाँ एमपी बनाया, और उस कानून को हमारे देश के लोग खुद ही नहीं पालन करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रैफिक एक रेगुलेशन है। और कल के दिन में आज से 30 साल पहले इस देश में इसी आगरा शहर में यदि गाड़ियों की संख्या 20,000 होगी तो आज के डेट में उससे 20 गुना आगरा में गाड़ियाँ आ गई। लेकिन जो आगरा की जो रोड थी, आगरा की लाइफ लाइन तब भी एमजी रोड थी 30 साल पहले, और आज भी आगरा की लाइफ लाइन एमजी रोड ही है। आज एमजी रोड पूरा खुदा हुआ है, वहाँ मेट्रो का निर्माण हो रहा है। तो एक एमजी रोड के पर निर्माण के कारण आगरा का पूरा ट्रैफिक जो है उसके कारण उस पर असर पड़ा है, क्योंकि जो एमजी रोड की यदि एक मैं अंदाज से कहता हूँ उसकी यदि चौड़ाई विड्थ 120 फीट है, तो आज के डेट में मेट्रो निर्माण से वो 60 फीट हो गई, और गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है तो ट्रैफिक का उस पर दबाव बढ़ेगा। आज से 30 साल पहले हम लोग जब बच्चे थे, पढ़ने जाते थे, तो पेरेंट्स सारे बच्चे बस से जाते थे, किसी में इस तरह का ईगो नहीं था। मैं बराबर पेरेंट्स से अपील करता हूं कि आप लोग बच्चों को बस से भेजें या फिर शेयरिंग करें, लेकिन आज जो भी स्कूल है उसमें गाड़ियों से पेरेंट्स अपने बच्चे को ले जाते हैं जी, उसमें कोई शेयरिंग नहीं करना चाहता है। तो ट्रैफिक पर दबाव, यदि रोड की इंजीनियरिंग को हम डेवलप नहीं करेंगे तो ट्रैफिक पर दबाव बढ़ेगा। दूसरा जो ट्रैफिक का इशू है वो है रोड के में जो एक्सीडेंट होते हैं। तो ये एक परसेप्शन है, स्टूडियो टाइप परसेप्शन है कि आगरा में एक्सप्रेसवे है तो इसलिए एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। आगरा उत्तर प्रदेश के 5 सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्सीडेंट जो है एक्सप्रेसवे पर नहीं हो रहा है, जबकि हमारे यहाँ आगरा में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश का। लखनऊ एक्सप्रेसवे भी है और हम नोएडा एक्सप्रेसवे भी है। जो भी एक्सीडेंट हो रहा है यूपी में, वो जो ODF रोड कहते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड जिसको हम कहते हैं, उस रोड पर एक्सीडेंट हो रहा है, और उसका जो मेजर कारण है वो है रोड की इंजीनियरिंग। कोई गांव से रोड आती है, मेन रोड पर मिलती है, लड़का तेजी से बाइक से आया, एक्सीडेंट हो गया। और हमारे DGP सर ने ये चैलेंज दिया है हम लोगों को जी, कि हमें इस रोड एक्सीडेंट से जो मौत होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसको हमें 50% करना है। और वो हम तभी कर पाएंगे कि जब हम जो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट हैं, PWD है, NHAI है, उसके साथ मिलकर के जब हम एक प्लानिंग करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें भी कमी आएगी। सर अब हम चर्चा के क्योंकि आखिरी पड़ाव पर है, एक दो और छोटे छोटे सवाल। ऑपरेशन लंगड़ा कितना कारगर मानते हैं अपराधियों के लिए? लेकिन कई बार इसी ऑपरेशन लंगड़ा पर सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि एक टारगेट करके लोगों को मारा जाता है, एक विशेष वर्ग को देखा जाता है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है, और प्रोफेशनल फोर्स में हम लोगों के लिए कोई पार्टी, कोई जाति, कोई धर्म कुछ नहीं। हम लोगों का जो सही है उस सही सत्य के साथ हमें रहना है। जिसको मीडिया ऑपरेशन लंगड़ा कहती है, हम लोग उसको इंगेजमेंट कहते हैं। यदि पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो हम लोग ट्रेंड इसके लिए हैं। हमें लाठी चलाने के लिए ट्रेनिंग दी गई, हमें गोली चलाने के लिए ट्रेनिंग दी गई, हम लोग इसी चीज़ के लिए ट्रेंड हुए हैं। तो पुलिस पर यदि कोई अटैक करता है, हर कहानी में ये क्यों थ्योरी सामने आती है कि उसने पुलिस पर हमला किया, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली मार ये दी? तो स्वाभाविक है। जब हम क्या ऐसा लगता है कि स्क्रिप्टेड है क्या ये सारा? नहीं, कहीं भी जब भी कहानी होगी, यदि आप कहीं भी उठाएंगे, चाहे आगरा की उठाएंगे, चाहे कहीं उठाएंगे, तो स्वाभाविक है हम पर कोई अटैक करेगा तो उसका हम जवाब देंगे ही, प्रतिकार हम करेंगे ही। पुलिस कहीं भी इंगेजमेंट के तहत इस चीज़ को करती है। पुलिस अपने तरफ से कभी भी, पुलिस का ये शौक नहीं है, देश के सब जिम्मेदार नागरिक हैं, और कोई भी यदि लेकिन देश के रूल ऑफ लॉ को यदि नहीं मानता है तो पुलिस उसके हिसाब से जो उसको उस समय उचित लगता है वो चीज़ करती है। एंड वी हैव ट्रेंड फॉर दिस। हम लोग ज़बरदस्ती किसी को यदि कोई गलत काम करता है, इसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बने हुए हैं,
तमाम ह्यूमन राइट कमीशंस जांच करती हैं। आप अभी ही आप देखेंगे पिछले 5 वर्षों का डाटा उठाएंगे तो हमारे बहुत सारे साथी हैं जो कि शहीद हो गए इसमें। यदि कोई ऐसी बात रहती तो हमारे साथी कैसे शहीद होते? अभी कुछ दिन पहले गाजियाबाद का आपको इंसिडेंट याद होगा, वहाँ भी हमारे एक साथी शहीद हुए। तो ये एक चैलेंज है पुलिस के लिए, और पुलिस को अपना काम जो सत्य है उसके साथ रहना चाहिए। अपराधियों के मन में पुलिस को देख करके उनके मन में भय होना चाहिए, और जो समाज के जो जेंटलमैन हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, उनके मन में हमेशा ये भाव रहना चाहिए कि पुलिस को जब वो देखें तो मुस्कुरा करके पुलिस का स्वागत करें। यही पुलिस की सबसे बड़ी सफलता है, और दुर्जनों में डर का और भय का भाव पैदा हो। सर, एक आखिरी सवाल मैं जो हर अफसर से पूछता हूं, खासकर क्योंकि आप इस पेशे में हैं और पुलिस की ड्यूटी तो बहुत ज़्यादा है कि सैटरडे संडे आप नहीं जा पाएंगे, होली दिवाली आपको यहीं रहना, अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ पाते। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ कैसे तालमेल बिठाते हैं आप? देखिए, पुलिस की नौकरी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, और नौकरी और पुलिस में अंतर ये है, जो बात आपने कही कि हम लोग 24 घंटे की ड्यूटी पर हैं, और जैसे कोई घटना हुई तो आपके रिपोर्टर को भी उसी समय मालूम चलेगी, हमें भी उसी समय मालूम चलेगी। ठीक है, हो सकता है वो घटना यहाँ से 70 किलोमीटर दूर हो, लेकिन आप और आपके रिपोर्टर दोनों आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने हमसे अपेक्षा रखेंगे, और आप बोलेंगे वहाँ कि अभी तक सीपी साहब यहाँ पहुँचे नहीं और अभी तक घटना हो गई, जबकि हमें जाने में इतना दूर लगेगा। तो आज के सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ खबरें इतनी ज़्यादा फास्ट हैं, तेज़ हैं, तो निश्चित रूप से पुलिस के लिए चैलेंजेज हैं, और इसका हमारे पर्सनल लाइफ पर भी असर स्वाभाविक है कि वो पड़ता है। इसके लिए हम लोग जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, हम लोग काफ़ी लकी हैं, काफ़ी भाग्यशाली हैं कि हमारी जो लेडी वाइफ्स हैं, हमारी जो जीवन संगिनी हैं, वो अपने इन चीज़ों का त्याग करती हैं, और वो हमारे परिवार पर ध्यान देती हैं, अपने बच्चों पर, जिसके कारण हमारे बच्चे बड़े होते हैं और कुछ यदि सीख रहे हैं तो वो पूरा का पूरा देन उन लोगों का है। ये एक पुलिस विभाग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चलिए सर, ये हिस्सा ना वीडियो हम आपको दे देंगे, इतना मैडम को भेज दीजिएगा, वो खुश हो जाएंगे। देखिए, मैं टीवी पर भी आपकी तारीफ कर रहा हूँ। चलिए, कुछ सवाल है, किसी के कोई सवाल हो तो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर हम चर्चा को खत्म करेंगे सर के साथ। किसी के सवाल सर से? कोई कानून व्यवस्था पर? सब दुरुस्त है आगरा में? चलिए सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका कीमती समय हमें देने के लिए। मैं चाहूँगी मंच पर ही आप प्लीज़ अभी रहिए, और मैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक रमेश चंद्र जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी, सर को मोमेंटो देने के लिए इस वक्त। और बहुत ही शुक्रिया सर, आपका बिजी स्केड्यूल में से आपने समय निकाला। हम समझ पा रहे हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और उसके बावजूद आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपका बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, और बहुत बेबाकी से आपने यहाँ पर तमाम सवालों के जवाब दिए, और एक परिप्रेक्ष्य जो है वो भी, दिशा जो है वो भी यहाँ आगरा के लोगों को दे दी, किस तरीके से काम हो रहा है, क्या काम होना चाहिए, और कैसे आगरा में लगातार निरंतर कानून व्यवस्था सुधारने के लिए, तमाम और चीज़ें सुधारने के लिए काम हो रहा है।